नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल MCS बस्ती में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को अच्छी तरह से पता है कि हम लोग प्रवक्ता चयन परीक्षा 2010 के नागरिक शास्त्र के प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से लगभग 2 वीडियोज़ हमारे हो चुके हैं, जिसमें लगभग 60 क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। आज शेष हम लोग इसके आगे के 30 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए हुए हम लोग इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रवक्ता चयन परीक्षा नागरिक शास्त्र 2010 के प्रश्न पत्र के जो शेष बचे हुए प्रश्न किस तरह से आए थे उनको भी देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मंत्रिपरिषद जहाज रूपी शासन को चलाने वाला पहिया है, यह किसने कहा है? मंत्रिपरिषद जहाज रूपी शासन को चलाने वाला पहिया है, ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये मंत्रिपरिषद के संदर्भ में कहा गया स्टेटमेंट रैमजे म्योर साहब का है। ये रैमजे म्योर, ठीक है, रैमजे म्योर, कहीं कहीं रेंजे है, कहीं कहीं रैंजे म्योर मिलेगा आपको, रेंजे, ठीक है, रैंजे म्योर। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो ये याद कर लीजिएगा, मंत्रिपरिषद जहाज रूपी शासन को चलाने वाला पहिया है, ये रैमजे म्योर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने के बाद उपराष्ट्रपति उसके कार्यभार को कब तक संभाल सकता है? तो दोस्तों 6 माह तक, 6 माह तक राष्ट्रपति महोदय के गैर मौजूदगी में जो है 6 माह तक ये देख सकते हैं। तो ये बंद जो किया गया है वो आर्टिकल जो है 62 में, 62 के 2 में, ठीक है, 62 के 2 में ये बात बताई गई है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, या मतलब यानी कि रिक्त होने पर कार्यभार का जो देखेगा वो उपराष्ट्रपति महोदय देखेंगे। अनुपस्थिति मतलब मृत्यु की अनुपस्थिति है, यहाँ पर कहीं जाने की अनुपस्थिति नहीं है दोस्तों। मृत्यु की अनुपस्थिति में वो जो है 6 माह तक देखेंगे और 6 महीने के अंदर जो है क्या करा लिया जाएगा? चुनाव करा लिया जाएगा, ठीक है। त्यागपत्र मतलब जो भी स्थिति हो, चाहे मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे करके चले जाएं, ठीक है। इस तरह की रिक्ति में जो है होने के अन्य कारण भी जो भी हैं, उन कारणों से अगर पद उनका रिक्त होता है तो निर्वाचन पद रिक्त होने की तारीख से जो है 6 माह के अंदर उनको चुनाव करा लेना मस्ट होगा राष्ट्रपति का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? संघ सूची का विषय नहीं है तो देखिए जरा, संघ सूची का तो विदेशी बात होगी तो बिल्कुल संघ सूची का विषय होगा। डाकघर होगा तो ये डाक जानते हैं संघ सूची का विषय है, यानी जैल सिंह ने केंद्र सरकार के डाक पे कानून को लेकर के ही जेबी वीटो का प्रयोग किया था, ठीक है। फिर इसके बाद अंतर्राज्य व्यापार, तो अंतर्राज्य बिल्कुल केंद्र सरकार की परमिशन लेनी हुई। कृषि आय पर कर, तो कृषि आय पर जो कर है ये राज्य सरकार का विषय, ठीक है, संघ सूची का विषय नहीं, राज्य सूची का विषय। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार होना आवश्यक है दोस्तों, 2 बार, यानी एक वर्ष में 2 बार कम से कम। और 6 माह पे हमेशा दूसरी बैठक, कोई भी एक बैठक से दूसरे बैठक के मध्य, एक से दूसरी बैठक के मध्य में जो है 6 माह से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 6 महीने का ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए। तो इस स्थिति में 2 बैठकें हो जाती हैं, ठीक है। एक वर्ष में 2 बार बैठक होनी चाहिए। लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो लोकसभा में राष्ट्रपति महोदय जो है 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, ठीक है, 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। और आर्टिकल 81 में इसके बारे में उल्लेख किया गया था, ठीक है। और यही चीज़ें बताई गई है। अनुच्छेद 80 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नियुक्त करेगा, किसमें? राज्यसभा में नियुक्त करेगा, ठीक है। और 2 सदस्यों को, एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करेगा, कहाँ पर? लोकसभा में। हालांकि अब ये वर्तमान समय में ये कानून नहीं रह गया है, अब ये 2 सदस्य जो थे वो नहीं किए जाएंगे, ठीक है, नियुक्त नहीं किए जाएंगे, ठीक है। ये आपका हाँ 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको दोस्तों ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। 2019 में 104वें संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन की नियुक्ति का जो प्रावधान था वो समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, ये किसने कहा है? भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, ये जेनिंग्स का स्टेटमेंट है दोस्तों, जेनिंग्स। ये स्टेटमेंट याद रख लीजिएगा, जेनिंग्स ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, तो कह रहा है कि बलवंत राय मेहता
1956 बिल्कुल करेक्ट है ये। बलवंत राय मेहता 1956 करेक्ट है। अशोक मेहता 1977 ये भी सही है आपका। JV राव समिति 1985 यह भी सही है। डॉक्टर ML सिंधवी 1988 कह रहा है, नहीं ये 1987 होना चाहिए, 1987, तो ये करेक्ट हो जाता है, इस नाते ये गलत हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस अध्ययन समिति द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की गई थी? तो यही ML सिंधवी समिति, जो अभी आपने पिछले वीडियो में देखा, पिछले क्वेश्चन में देखा, उसमें आपने देखा ML सिंधवी जो 1987 में गठित की गई थी, इसने ही क्या किया है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। और इसी की सिफारिश के आधार पर ही 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 किया गया, जो कि 93 में कंप्लीट हुआ था राष्ट्रपति के सिग्नेचर के उपरांत। तो ये जान लीजिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन ML सिंधवी समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था। तो ऑप्शन आपका जो है ये 4 हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? तो जयप्रकाश नारायण ने भारत दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा का प्रतिपादन JP ने किया था, जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहा है किसने? लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन जो कहा है, टैलीरैंड महोदय ने किया है, कहा है टैलीरैंड महोदय। इनके बारे में आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि टैलीरैंड ने लोकतंत्र की आलोचना इतनी इस रूप में की है कि स्वीकृत पागलपन इसको कहा है। ये आलोचक हैं, इसके लोकतंत्र के आलोचक हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के बारे में किसका कथन है कि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वर्तमान प्रतिनिधि सभा में अनेक त्रुटियां हैं, पर यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करना मूर्खता होगी, चाहे इसकी कल्पना कितनी मधुर क्यों ना लगे। ठीक है, इसकी कल्पना कितनी मधुर क्यों ना लगे, ये स्टेटमेंट किसने कहा है? यानी लोकतंत्र का एक तरह से कहिए समर्थन करने वाले कौन है? CD बंस महोदय का स्टेटमेंट ये है दोस्तों, CD बंस का। ठीक है, CD बंस साहब का स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो दे रहा है यहाँ पर, इसको लिखा होगा, जब क्वेश्चन आपको मिलेगा तो सूची 1 सूची 2 देगा, फिर इसके बाद कूट में आपको जवाब देना होगा। यहाँ मैंने सीधे इसको करवा दिया है, तो आप भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है सुरक्षात्मक लोकतंत्र किसने दिया है? तो जॉन लॉक, करेक्ट है ये। फिर अगर कह रहा है पीपुल्स लोकतंत्र, जो किसने दिया है? लेनिन ने दिया है, ये भी करेक्ट आंसर आपका है। कह रहा है बहुल लोकतंत्र, बहुल लोकतंत्र की बात कर रहा है, ये यहाँ पर ग्रीन दिया है, जबकि होना चाहिए रॉबर्ट ए डहल। क्या होना चाहिए? रॉबर्ट ए डहल। डाल होगा, कहीं डहल भी करके मिलता है, डाल। रॉबर्ट ए डॉल करके हैं, इन्होंने ये दिया है, ग्रीन नहीं होंगे ये। और अगला है शास्त्रीय लोकतंत्र, जो है किसका प्रतिपादन किया? तो ये किया है अरस्तू ने किया है, शास्त्रीय लोकतंत्र का। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, सुरक्षात्मक लोकतंत्र जॉन लॉक का है, पीपुल्स लोकतंत्र जो है लेनिन का है, शास्त्रीय लोकतंत्र जो है अरस्तू का है, और बहुल लोकतंत्र जो है रॉबर्ट ए डॉल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकतंत्र में गुटतंत्र के नियम का प्रतिपादन किसने किया है? ठीक है, गुटतंत्र का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन दे रहा है रॉबर्ट मिचेल ने और विल्फ्रेडो पैरेटो ने। ठीक है, और इसके बाद गीता नमस्कार हैं, और अगले हैं नमस्कार, ये स्टेटमेंट त्रुटिपूर्ण है गीता ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे कोई ना। चलिए आगे देखते हैं, रोमो आरो। ठीक है, वैसे यहाँ पर ये स्टेटमेंट यहाँ बिल्कुल त्रुटिपूर्ण है, सो दोस्तों क्षमा चाहेंगे आपको। ये आपका है गेतानो मोस्का, ये नाम था गेतानो मोस्का। ठीक है, और यहाँ पर है गुट के नियम, गुट के नियम नहीं, गोट के लौह नियम होना चाहिए दोस्तों, लौह। क्षमा चाहेंगे आपसे। लोकतंत्र में गुट के लौह नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो यहाँ पर आपका किया है रॉबर्ट मिचेल ने। रॉबर्ट मिचेल
या मिशेल, मिशेल भी मिलता है यहाँ पे, वैसे मिशेल होना चाहिए, मिशेल। रॉबर्ट मिशेल ने गुट के लौह नियम का प्रतिपादन, गुटतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन रॉबर्ट मिशेल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में राजनीति शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल आप जानते हैं अरस्तु को राजनीति शास्त्र का पिता कहा जाता है, अरस्तु को राजनीति शास्त्र का पिता कहा जाता है। जिन राज्यों में न्याय नहीं होता वह डाकुओं का समूह है, ये किसका स्टेटमेंट है? ये आपका ऑगस्टाइन का स्टेटमेंट है, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट ऑगस्टाइन महोदय का है। क्या होता है? जिस राज्य में न्याय नहीं होता है वह डाकुओं का समूह है, ऑगस्टाइन ने कहा है। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य के अनुसार मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 7 से 8 होनी चाहिए। मंत्रियों की संख्या कौटिल्य साहब ने क्या कही है? 7 से 8 मंत्री होने चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आचार्य मनु ने अपनी कर व्यवस्था में कृषि कर संस्तुत किया है, कितना किया है? यहाँ पे ये पूछा है उपज का 5वां भाग, उपज का 6ठा भाग, उपज का 7वां भाग, उपज का 8वां। तो उपज का 6ठा भाग है दोस्तों, उपज का 6ठा भाग टैक्स के रूप में उन्होंने कृषि कर के रूप में मांगा है मनोज जी ने। निम्नलिखित युग में से सही युग में नहीं है, में से सही युग में नहीं है। क्या नहीं है सही युग में? देखिए, ब्रिटेन एकात्मक शासन सही है। फिर अमेरिका में कह रहा है एकात्मक नहीं है, यहाँ पर संघात्मक होना चाहिए, संघात्मक। अमेरिका में संघात्मक, ऑस्ट्रेलिया में संघात्मक, ये करेक्ट है। भारत में संघात्मक, ये भी करेक्ट है। तो अमेरिका में एकात्मक कह दिया, यही गलत है, जबकि संघात्मक होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश में सिविल सेवक किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन सकता है? ठीक है, कह रहा है सिविल सेवक किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन सकता है। ऐसा कौन सा देश है? ये कह रहा है किस देश में सिविल सेवक किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन सकता है? तो ये आपका फ्रांस है। फ्रांस में जो है यहाँ पर जो है सिविल सेवक किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य बन सकता है, ऐसी व्यवस्था है केवल फ्रांस में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में वित्त मंत्री को कहते हैं, क्या कहते हैं? वित्त मंत्रालय को कहते हैं दोस्तों, मित्र मंत्रालय। वित्त मंत्रालय को क्या कहते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। तो देखिए, वित्त विभाग कह रहा है, राजकोष विभाग कह रहा है, तो राजकोष विभाग कहते हैं, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, राजकोष विभाग कहते हैं। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? कौटिल्य के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? तो यहाँ पर पावर है, शक्ति है दोस्तों। शक्ति का अध्ययन जो है ये राजनीति शास्त्र का विषय क्षेत्र माना है कौटिल्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आभासी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है। ठीक है, आभासी जगत में ये थोड़ा त्रुटिपूर्ण है दोस्तों, यहाँ आंग्ल भाषी जगत होना चाहिए, ये त्रुटिपूर्ण है, मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ। होना चाहिए यहाँ पर आंग्ल भाषी। ठीक है, आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देश में बंदी है। ठीक है, और अन्य यहाँ पर शब्द जो यूज कर रहा है अन्यत्र होना चाहिए दोस्तों, ये अन्य नहीं अन्यत्र, और अन्यत्र मर चुका है। ठीक है, यह कथन किसका है? टोटल स्टेटमेंट जो कह रहा है ये अल्फ्रेड काबन महोदय का है, अल्फ्रेड काबन का स्टेटमेंट कह रहा है आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में बंदी है। ठीक है, और अन्यत्र मर रहा है, यह कथन जो है अल्फ्रेड काबन महोदय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण पुस्तक के लेखक कौन है? साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण, यह जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? लेनिन है, इसके लेखक लेनिन। दबाव समूह को तृतीय सदन कहना किसने शुरू किया? दबाव समूह को तृतीय सदन कहना किसने शुरू किया? तो फाइनर महोदय ने दबाव समूह को तृतीय सदन कहा है। किसने कहा है? फाइनर ने। ये अमेरिकी वैज्ञानिक रहे हैं। दबाव समूह की सक्रियता को देखते हुए इन्होंने कहते हुए कांग्रेस के तृतीय सदन की संज्ञा दे दी थी इसको, फाइनर महोदय ने, अमेरिका के।
अगला क्वेश्चन है, ए इंडियन पिलग्रिस एक आत्मकथा है, ठीक है, एक आत्मकथा है जो संबंधित है, ठीक है, एक ए इंडियन पिलग्रिम्स, ये शब्द थोड़ा त्रुटिपूर्ण लिखा हुआ है, यहाँ ऐसे होना चाहिए, पिलग्रिम होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, पिलग्रिम, ये जो शब्द है, ए इंडियन पिलग्रिम एक आत्मकथा किसकी है दोस्तों? तो ये सुभाष चंद्र बोस की है कृति, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा याद रखिएगा दोस्तों, ये इनकी खुद की आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। किसकी आत्मकथा है? बोस साहब की आत्मकथा है, ए इंडियन पिलग्रिम, आत्मकथा सुभाष चंद्र बोस साहब की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, या नहीं, यहाँ पर यह होना चाहिए, यह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया कि नव उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था है? साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था है, किसने कहा है? तो स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग, किसने कहा है? ये कहा है नक्रूमा जो है, ठीक है, नक्रूमा जो है, इन्होंने कहा है। यह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया कि नव उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था है? तो साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था जो है, साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था, नव उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था है, ये नक्रूमा महोदय ने कहा है, ठीक है, तो इतना याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉरिस जोन्स की रचना कौन सी है? मॉरिस जोन्स साहब की रचना कौन सी है? तो द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, यह रचना किसकी है? मॉरिस जोन्स की रचना है, ठीक है, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन, दूसरे नंबर का। नेक्स्ट है, वुड्रो विल्सन के अनुसार कौन राज्य का ऐच्छिक कार्य है? राज्य का ऐच्छिक कार्य वुड्रो विल्सन के अनुसार कौन सा है दोस्तों? तो कार्य को देखते हैं। पहले कह रहा है कानून व्यवस्था बनाए रखना, ऐच्छिक कार्य कह रहा है, तो ये ऐच्छिक कार्य नहीं है, ये कंपलसरी है, मस्ट कार्य है। श्रम कानून बनाना, ये भी आपका बिल्कुल मस्ट है। और दीवानी मामलों को निपटाना, ये भी काम है, करेगा। मनुष्य द्वारा किए गए समझौतों का पालन करना, नहीं, ये नहीं काम है। राज्य का ऐच्छिक कार्य है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मनुष्य द्वारा किए गए समझौतों का पालन करे वो, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट फिल्मर ने कौन सी पुस्तक लिखी है? रॉबर्ट फिल्मर की जो पुस्तक है पैट्रियार्क जो पुस्तक है, ये आपकी रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक है, रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक पैट्रियार्क है, पैट्रियार्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, समाजवाद को मैं अपने मस्तिष्क एवं हृदय में रखता हूँ, यह कथन किसका है? ये राम मनोहर लोहिया का स्टेटमेंट है दोस्तों। राम मनोहर लोहिया ने क्या कहा है कि समाजवाद को मैं अपने मस्तिष्क और हृदय में रखता हूँ, ये राम मनोहर लोहिया जी ने कहा है, तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, राम मनोहर लोहिया जी ने। और ये इसी संदर्भ में कहा है, समाजवाद के संदर्भ में ही कहा है, ठीक है, जैसे आपने देखा समाजवाद के संदर्भ में ही इन्होंने बात को कहा है। किसने कहा है? राम मनोहर लोहिया ने कहा है कि मैं अपने मस्तिष्क एवं हृदय में रखता हूँ, समाजवाद को मैं अपने मस्तिष्क और हृदय में रखता हूँ, तो ये समाजवाद के संदर्भ में लोहिया महोदय का स्टेटमेंट है। तो इस तरह से दोस्तों आज के भी ये 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, और आशा है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और आपके लिए काफ़ी जो एक्सप्लेनेशन है ये काफ़ी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। ऐसे ही दोस्तों खूब मेहनत करते रहिए और धीरे धीरे ऐसे ही पढ़ते रहिए, सारे रिवीजन करते रहिए, डिटेल जितना वीडियो देख सकते हैं आप डिटेल वीडियोस देखिए, पढ़िए। फिर इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट इसके आगे के सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।